नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 18वीं लोकसभा का प्रथम सत्र कल से होगा शुरू। पहले दिन नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, पारिस्थितिकी संतुलन के लिए पेड़ों का होना जरूरी। प्रदेश में आज से हुई एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत। 1563 अभ्यर्थियों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज आयोजित की गई। और राज्य में भरतपुर, डूंगरपुर सहित कई स्थानों पर हुई बारिश। 25 जून से पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र के दौरान नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर और वरिष्ठ भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब लोकसभा के नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे। नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा। 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। संसद सत्र अगले महीने की 3 तारीख तक चलेगा। राज्य में आज एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अभियान के तहत मुख्यमंत्री आवास पर अपनी माताजी गोमती देवी के साथ बेल का पौधा लगाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पेड़ हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक हैं, जो मिट्टी के कटाव को रोकने के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण रोककर पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से ज्यादा संख्या में पौधरोपण करने का आह्वान किया। गौरतलब है कि इसी महीने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया था। आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत के प्रगतिशील पथ से संबंधित एक सम्मेलन आज चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है। इसमें 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी होने पर चर्चा हो रही है। कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि औपनिवेशिक शासकों ने भारतीयों को दंडित करने के लक्ष्य के साथ भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया था। उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक संहिताकरण का प्राथमिक उद्देश्य भारतीयों का शोषण करना था। श्री मेघवाल ने कहा कि न्याय प्रदान करने के लिए अब भारतीय न्याय संहिता की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वर्ष 2019 से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श से काम कर रहे हैं। 1 जुलाई से तीनों हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे जो कानून आए हैं वो लागू हो जाएंगे और इसमें ईज ऑफ जो लिविंग है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा। नागरिकों की सुविधा बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा और टाइमलाइन इसमें तय की है। ये मेजर चेंज है। टाइमलाइन तय करते ही नागरिकों को न्याय जल्दी मिलेगा। इस सम्मेलन में भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सहित विभिन्न विषयों पर तकनीकी सत्रों में चर्चा की जा रही है। सत्र में वरिष्ठ अधिवक्ता, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा कानून के छात्र और अधिवक्ता भाग ले रहे हैं। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में जागरूकता लाने के उद्देश्य से श्रृंखला चलाई जा रही है। इसके तहत आज हम आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में भगोड़े अपराधियों से संबंधित प्रावधानों के बारे में बता रहे हैं। दंड प्रक्रिया संहिता में अभियुक्त की अनुपस्थिति में मुकदमे के बारे में कोई प्रावधान नहीं था। न्यायालय अभियुक्त की गैर हाजिरी में साक्ष्य अभिलिखित करने से आगे नहीं बढ़ पाता था। इसी कमी को दूर करने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 356 के तहत भगोड़े अपराधियों की समस्या से निपटना सुनिश्चित किया गया है।
धारा 86 के अनुसार विदेश में भगोड़े अपराधियों की संपत्तियों को कुर्क करने का प्रावधान किया गया है। ऐसा किए जाने से फरार अपराधी न्यायालय में उपस्थित होने के लिए मजबूर हो जाता है। धारा 107 न्यायालय को आपराधिक गतिविधियों से हासिल की गई संपत्तियों की जांच के बाद निश्चित समयावधि में पीड़ितों को अपराध के ऐसे आगम को आनुपातिक रूप से बांटने की शक्ति देती है। उद्घोषित अपराधी यदि न्यायालय में हाजिर नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में न्यायालय को अब उद्घोषित अपराधियों की अनुपस्थिति में भी सुनवाई करके मुकदमों को समाप्त करने का अधिकार है। भारतीय वायुसेना पहली बार बहुपक्षीय हवाई अभ्यास अगस्त माह में जोधपुर में करने जा रही है। तरंग शक्ति के नाम से होने वाले इस युद्धाभ्यास में दुनिया की 12 वायुसेनाओं के जांबाज फाइटर, बॉम्बर और स्ट्रेटेजिक लिफ्ट विमान शामिल होंगे। वायुसेना सूत्रों के अनुसार 2 चरणों के इस अभ्यास की शुरुआत दक्षिण भारत के एयरबेस से होगी। इसके बाद अगस्त के मध्य से सितंबर के मध्य तक ये अभ्यास जोधपुर में होगा। युद्धाभ्यास में स्पेन और यूएई समेत 12 देशों को बुलाया गया है। क्वाड देश अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के अलावा यूरोप की 3 बड़ी वायुसेनाओं ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के फाइटर जेट भी अभ्यास में हिस्सेदारी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी परीक्षा 2024 में ग्रेस अंक वाले सभी 1563 विद्यार्थियों की आज दोबारा परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा का रिजल्ट 30 जून तक जारी किया जाएगा। संशोधित रिजल्ट जारी होने के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया 6 जुलाई से शुरू होगी। एनटीए ने कहा है कि पुनः परीक्षा का फैसला एजेंसी की उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के अनुसार लिया गया है। इन सभी विद्यार्थियों को पूर्व में दिए गए ग्रेस मार्क रद्द माने जाएंगे। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्रालय ने कथित अनियमितताओं की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दी है। मंत्रालय ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन इसमें लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने जुलाई 2024 सत्र से अस्पताल और स्वास्थ्य प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की है। प्रबंधन कार्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी भी विषय में स्नातक रखी गई है। इन कार्यक्रमों की न्यूनतम अवधि 2 वर्ष और अधिकतम अवधि 4 वर्ष रखी गई है। ये कार्यक्रम पूरी तरह अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध रहेगा। विद्यार्थियों को इन कार्यक्रमों में बिना किसी परीक्षा के प्रवेश दिया जाएगा। इग्नू ने जुलाई सत्र 2024 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। नए प्रवेश और पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 जून रखी गई है। प्रख्यात विचारक और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का ऊर्जावान व्यक्तित्व देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। इधर प्रदेश भर में डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इस अवसर पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर सहित पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उदयपुर में डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान दिवस और सुंदर सिंह भंडारी की पुण्यतिथि के अवसर पर व्याख्यानमाला और राज्य स्तरीय विशिष्ट जन सम्मान समारोह आयोजित हुआ। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, सांसद राजेंद्र गहलोत और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा सहित 16 हस्तियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मौजूद रहीं। जैसलमेर में डॉक्टर मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। भरतपुर, केकड़ी, टोंक और शाहपुरा मुख्यालय पर भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई। आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है। इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सभी से एकता और शांति को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाने का आह्वान किया।
डॉक्टर मांडविया ने खेल के क्षेत्र में अपने जोश, प्रतिबद्धता और उपलब्धता के लिए सभी एथलीट की सराहना की। खेल मंत्री ने इस वर्ष के पेरिस ओलंपिक की तैयारी में लगे सभी खिलाड़ियों को भी शुभकामनाएं दी। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का विषय है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। पाली में आज जिला ओलंपिक संघ की ओर से कुष्ठ रोगियों और झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले छोटे बच्चों को इस अवसर पर फल और बिस्कुट वितरित किए गए। साथ ही बांगड़ स्टेडियम में पक्षियों के लिए परिंडे लगाए गए और पौधरोपण किया गया। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश के समाचार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार सबसे ज्यादा 33 मिलीमीटर बारिश जैसलमेर के फतेहगढ़ में दर्ज की गई। वहीं आज कुछ जिलों में तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी का असर फिर बढ़ गया है। सवाईमाधोपुर और जैसलमेर में तेज गर्मी और उमस से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं डूंगरपुर में आज दूसरे दिन भी बारिश हुई। तेज बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। भरतपुर में भी आज बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली तथा मौसम सुहावना हो गया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भरतपुर में आज सुबह से ही उमस व गर्मी से परेशान हो रहे लोगों को दोपहर बाद राहत मिली। आसमान में घनघोर घटाएं छाने लगी और फिर बरसात शुरू हो गई। बरसात के साथ चली ठंडी हवाओं से आमजन को गर्मी व उमस से राहत मिली। इसके साथ ही पशु पक्षियों ने भी सुकून पाया। वहीं किसानों के चेहरे बरसात को देख खिल उठे। उन्होंने बरसात होने पर अपने खेतों में आगामी खरीफ की फसल की बुआई की तैयारियां शुरू कर दी। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। वहीं जोधपुर संभाग में भी कहीं कहीं बारिश होने का पूर्वानुमान है। 25 जून से राज्य के पूर्वी हिस्से के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। 26 और 27 जून को कहीं कहीं भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वीं लोकसभा का प्रथम सत्र कल से होगा शुरू। पहले दिन नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, पारिस्थितिकी संतुलन के लिए पेड़ों का होना जरूरी। प्रदेश में आज से हुई एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत। 1563 अभ्यर्थियों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज आयोजित की गई। और राज्य में भरतपुर, डूंगरपुर सहित कई स्थानों पर हुई बारिश। 25 जून से पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी का पूर्वानुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।